गुड इवनिंग। आज हम लोग का ये थर्ड लेक्चर है इस सीरीज में। इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस कर चुकी थी आइडियल गैस इक्वेशंस और आइडियल गैस के बारे में। वो सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे। हम लोग इसके और आगे चल रहे हैं। आगे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सभी प्रोसेसेस के ऊपर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और लास्ट में इरिवर्सिबिलिटी क्या है। इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें वर्क डन या हीट एनर्जी वो नहीं है, वो हमारे अगले टॉपिक में काउंट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे जीरोथ लॉ एंड एनर्जीज इन थर्मोडायनेमिक्स। फिलहाल आज हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग रिकैप करें थोड़ा सा, तो हम लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन सीखा था। हम लोग ये सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी एक बात है कि आइडियल गैस इक्वेशन ही हमारा पूरा पूरा बेसिस होता है प्रोसेसेस के लिए। PV इक्वल टू RT। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और नीचे वाले में वो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है। ठीक, और कोई डिफरेंसेस है नहीं है। ठीक, तो हम लोग ने सारी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट करनी होती है। हम लोग बात करें तो प्रोसेस क्या है, पाथ क्या था, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब हम चेंज करते हैं तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अभी चेंज ऑफ स्टेट करते समय हम जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते को हम कहेंगे पाथ। और यदि इस पाथ के पास एक प्रॉपर परिभाषा है, यदि हम इस पाथ को परिभाषित कर सकते हैं तो हम उसे कहेंगे प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं एक जगह से कहीं जाने के लिए। ठीक है, उसमें से आपने ये कह दिया कि भाई जैसे जाना है जाओ, प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए, या वो पाथ जिसपे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उस पाथ की परिभाषा है वो कहलाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। आपने कह दिया कि वो पाथ जिसपे टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे सिस्टम का, तो वो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब भी हमारे पास पाथ के पास एक परिभाषा होती है वो प्रोसेस बन जाता है। तो यानी कि सभी के सभी प्रोसेस कहीं ना कहीं पाथ होते हैं, लेकिन सभी पाथ प्रोसेस नहीं होते हैं। उसी जुड़ी हम लोग सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत में जो उन्होंने लिखा है ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो यहाँ पे यही आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक में पॉइंटिंग होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस के दो अलग प्रकार। यहाँ पे लोग क्वांटिटेटिव आधार पे बात करते हैं। प्रेशर इज द क्वांटिटी विच विल बी कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। टेम्परेचर एक मात्रात्मक कुछ है जो कि कांस्टेंट हो जा रहा है, तो प्रोसेस आइसोथर्मल बन जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वांटिटेटिव आधार पे। जब हम बात करेंगे क्वालिटी के आधार पे कि उसका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं, अगर नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे मेंटेन कर रहा है इक्विलिब्रियम, तो क्या है, यदि लॉसेस हो रहे हैं या लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो प्रोसेस क्या है, तो वो हमारा क्वालिटेटिव आधार पे बात होती है। तो दोनों ही हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट। हाँ, इसमें हम लोग ग्राफ की भी बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अंत में एकदम, कि हम लोग इसमें ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। जो लोग क्लास में पढ़े हैं वो जानते हैं कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दें तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है तो उसके अंदर हमारे पास, अगर मान लीजिए ये PV कर्व है, तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा dP/dV। हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। बस स्लोप ही से हम सारा ग्राफ बनाने का हमेशा प्रयास करेंगे। स्लोप से ही प्रयास क्यों करेंगे, क्योंकि जब स्लोप होगा हमारे सामने तो हम स्लोप को देख के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यदि स्लोप हमारे पास कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है जो कर्व बनेगा वो लाइन बनेगी, और यदि स्लोप वेरिएबल होगा तो ग्राफ हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, यदि स्लोप पॉजिटिव होगा तो जो भी एंगल होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। यदि स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा और 180 से कम होगा। तो हम स्लोप को देख के उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के आधार पे, या उसके कांस्टेंट या वेरिएबल होने के आधार पे पूरा पूरा ग्राफ का अनुमान लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, देखिए 5 प्रोसेस हैं अभी हम बात करें तो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक। PV, TS, HS, PH, बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं, जिसमें PV और TS सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो कि आपको मतलब एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। क्योंकि PV के द्वारा घेरा गया एरिया वर्क डन होता है और TS के द्वारा घेरा गया एरिया हीट एनर्जी के बराबर होता है। इसलिए ये दोनों तो आपको कर्व याद होने ही चाहिए। अब वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं, आप कितना याद करेंगे, इसलिए आपको ये प्रोसेस याद करना चाहिए कि आप कोई भी कर्व कैसे खुद से निकाल सकते हैं। और ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल से क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, और हमने तो वहाँ पे यही बताया था कि ये आप इसे ऐसा मत देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट नहीं है,
ये एक मैथमेटिकल टूल है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और आप इसे किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पे आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई डेटा है जिसकी सहायता से आपको कर्व बनाना है, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। फिर चाहे हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस भी किया, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई पार्ट हो, फ्लूइड मशीनरी का पार्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन का पार्ट हो, अगर वहाँ पे ग्राफ बन रहा है किसी इक्वेशन के आधार पे, तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन डील करेंगे। इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, if pressure increased by 1%, the percentage decrease in the volume। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार यदि दबाव 1% बढ़ता है तो आयतन में प्रतिशत कमी होती है। ठीक है, तो ये अब जो हमको सलाह दे रहे हैं ये सबके लिए इन जनरल है। तो याद रखिए, सभी तरह के सवाल जहां पे परसेंटेज की बात हो रही है और कुछ डेटा नोन है, आप 100 मान के खत्म कर दीजिए। जब भी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब कभी भी आपको किसी भी सवाल में परसेंटेज की बात हो, जैसे 1%, 1% इंक्रीज हो गया या 1% डिक्रीज हो गया, तो जब भी परसेंटेज की बात होगी उस समय पे आप उसको जो मूल क्वांटिटी उसे 100 मान लिया करिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमारे पास? सबसे पहले गिवन क्या क्वांटिटी हमारे पास? प्रेशर 1% बढ़ा। क्या जानकारी? केवल प्रेशर 1% बढ़ा, कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या मानेंगे? लेट प्रेशर P1 कितना है? 100। कितना मान लिया प्रेशर? 100। क्यों मानेंगे 100? क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। ठीक, V1 भी कितना मान लिया? 100। हमारी मर्जी है, हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हम 100 मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो प्रेशर है वो 1% बढ़ गया। जब प्रेशर इंक्रीज बाई 1% है तो नया प्रेशर P2 कितना हो गया? 100 का 1% तो 1 होगा ना, इसलिए आसानी से हो जाता है। 1% यानी 101 हो गया नया प्रेशर। नया वॉल्यूम पता नहीं, बॉयल्स लॉ है, सभी जानते हैं बॉयल्स लॉ का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2, रख दीजिए 100 इक्वल टू 101 इंटू V2। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा? 100 बाई 101 इंटू 100। ठीक है, पूछा क्या है? द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट आया, यानी ये V2 माइनस V1 पूछ रहा है। तो V2 कितना है? 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 101। अच्छा, डिक्रीमेंट पूछा है तो V1 माइनस V2 पूछेगा। तो V1 माइनस V2, V1 कितना था? V1 तो 100 था। V2 कितना है? 100 डिवाइड बाई 101। 100 बाहर बुला लीजिए, ये कितना हो गया? 1 माइनस 100 बाई 101, ये हो जाएगा 100 इंटू, यहाँ से 101 माइनस 100, 1 डिवाइड बाई 101। तो हमारा जो डेल्टा V है वो कितना हुआ? 100 डिवाइड बाई 101। ठीक, क्योंकि हम लोग ने मूल क्वांटिटी 100 में ही मान के चला था, तो दिस इज योर परसेंटेज चेंज। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है? 100/101%। क्लियर एकदम? तो सवाल अगर आप डेटा अज्यूम कर लेंगे, न्यूमेरिकल डेटा यूज कर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है, और यदि परसेंटेज वाला कोई सवाल है तो वहां तो फिर आपको 100 ही मान के सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन सही करना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सही करना वो और अच्छी बात है। ठीक, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या बात सत्य है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉसेस नहीं होते हैं। प्रोसेस क्योंकि लॉसेस नहीं हो रहे हैं इसलिए वो अपनी इनिशियल कंडीशन में पूरी तरह से लौट के वापस आ सकता है, इसलिए वो रिवर्सिबल है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप सभी जानते हैं कि जिसके अंदर जो मूल जो कारण था, थोड़ा सा डीप हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों ही प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। ठीक है, आप हीट पूरी रोक लीजिए, ये एडियाबैटिक है। आप हीट पूरी भगा दीजिए, ये आइसोथर्मल है। और प्रैक्टिकली दोनों ही पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी पूरी हीट निकाल पाए, पूरी पूरी हीट वहां पे रोक पाए। तो यहीं पे आता है, जन्म होता है किसका? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, कि हीट थोड़ी सी रुक जाएगी और थोड़ी सी बाहर चली जाएगी। तो जब PV की पावर 1 होता है, PV की पावर 1 होता है, ये आइसोथर्मल है। ठीक, और जब PV की पावर गामा हो जाता है तो ये एडियाबैटिक है। इसी के बीच में बेचारा आता है
ये हो जाता है पॉलीट्रॉपिक, ये और जो n होता है वो 1 से बड़ा और गामा से छोटा होता है। ठीक है, आइसोथर्मल पूरी पूरी हीट को बाहर निकाल रहा है, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक तो हीट ट्रांसफर को अलाउ करता ही नहीं है। तो ये पूरी हीट निकाल रहा है, ये पूरी रोक रहा है, ये क्या कह रहा है, कुछ आने दो कुछ जाने दो। ठीक, पढ़ते हैं ऑप्शंस। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, नहीं, ये बात तो आइसोथर्मल की है। एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, ये बात तो यहाँ पे है ही नहीं, पॉलीट्रॉपिक एंट्रोपी से कोई मतलब ही नहीं होता है। वैसे ही क्वेश्चन हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक का आ जाएगा आंसर। एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, नहीं, ये भी बात नहीं होती है। तो वन ABC नहीं है तो डी ही आंसर है। तो पढ़ते हैं क्या है, सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये मैंने कहा ना, आइसोथर्मल कह रहा है 100% हीट ट्रांसफर हो जाएगी, एडियाबैटिक कह रहा है 0% हीट ट्रांसफर करेंगे। पॉलीट्रॉपिक क्या करेगा, वो बीच का देखेगा। ठीक है यार, ना तुम 100 करो ना तुम 0 करो, 50, 60, 40, 100, 90, 99, 1, 2, 5 पे मामला निपटा देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या ये हो गया यहाँ पे, सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर P, ये सभी आपने ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी देखने में पढ़ने बड़े अजीब लगेंगे, बहुत टफ लगेंगे, लेकिन होते बहुत सिंपल हैं। बस आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, और जो आपने सीखा एक बार उसको यूज करेंगे तो बहुत जल्दी चीजें हो जाती हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो पहली बात क्या दी है, प्रोसेस कौन सा है। जब आप एग्जाम में पढ़ रहे हैं, अब तो खैर ऑफलाइन एग्जाम नहीं होते हैं तो इसलिए आप अंडरलाइन नहीं कर सकते पेन वगैरह, तो स्क्रीन पे मामला आएगा। फिर भी आप अगर ध्यान देना है, पहला एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक है। द प्रेशर P ऑफ अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस चेंज्ड बाय dP, डेल्टा P, जो P था वो dP हो गया। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम V चेंज्ड बाय dV, और जो वॉल्यूम था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, कितने का, dV का। द वैल्यू ऑफ, हम ये दिया है, मैं पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है dV बाई V कितना होगा। क्या पूछ रहा है, dB बाई V कितना होगा, ये सिंपल सा सवाल है। और अब हम ऑप्शंस देखेंगे, हम क्या देखेंगे, ऑप्शंस। जब भी क्वेश्चन पढ़ो पर एक बार ऑप्शंस देख लो एक बार निगाह में, तो वो दिख रहा है गामा है, डीपी वगैरह कुछ है। ठीक है, अब सवाल बहुत सिंपल हो गया आपके सामने। आपको जो दिया है एडियाबैटिक, सोचिए स्टार्टिंग के जो 3-4 शब्द हैं, इन्हीं में सवाल कैसे सॉल्व करना है पूरी कहानी है। जब एडियाबैटिक दिया है, यहाँ पे गामा और डीपी वगैरह आपको दिख रहा है, तो आप जानते हैं एडियाबैटिक होता है पीवी की पावर गामा बराबर सी। पकड़ के कर दो इसका डिफरेंशिएशन, ये हम लोगों ने बात की हुई है। हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग अब किसी के सापेक्ष नहीं करते, अपने में ही कर डालते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले P कांस्टेंट, P dV की पावर गामा प्लस V पावर गामा dP बराबर dC। ये करेंगे तो P गामा V गामा -1 dV प्लस V गामा dP इक्वल टू 0। C कांस्टेंट है ना। अब इसको हम लोग को देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए dV बाई V, तो उसे शिफ्ट कर देंगे और डी बाई वी को पास बुला लेंगे, हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया P गामा V पावर -1 dV। हम लोगों ने इस वाली पावर को ओपन कर दिया है, इक्वल टू है -V पावर गामा इंटू dP। अब हम साफ साफ देखें अगर हम लोग, तो V पावर गामा कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा है, हमें तो केवल हमें dV चाहिए ना, तो 1/V, तो dV अपॉन V ये कितना हो गया, यह -dP, ये दोनों वैल्यू इधर जाएंगी, तो गामा बाई P, तो ये हो गया dV बाई V है -1 बाई गामा dP बाई P। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखा आपने, तो कितना सिंपल हो जाता है अगर आप अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो। अदरवाइज सोचेंगे यार ये क्या डेटा दे रखा है, कैसा दे रखा है। हाँ, मैंने डी क्यों यूज किया डेल्टा की जगह, देखिए जो हम लिखते थे ना x2 - x1, फिर थोड़ा सा ये क्लास एर्थ में लिखते थे, ठीक है, या 9th में, 10th में आने पे हम लोग इसे डेल्टा x लिखते थे, और 11th 12th में डिप्लोमा में आने के बाद हम लोग इसको dx लिखना स्टार्ट कर दिए। ये डिफरेंसेस को ही दर्शाता है, और कोई बहुत ज़्यादा ये डीप कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से डिफरेंशिएशन से फेमिलियर हो जाते हैं, बचपन मतलब डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर से ही इससे हम लोग फेमिलियर होते हैं। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे वो सोचने से अच्छा है आप उसको डी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपको थोड़ा सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर एकदम, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन एन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज, कह रहे एक एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, आइए पढ़ते हैं क्या होगा। ऐसे मुझे आज जानते हैं कि जो प्रोसेस एडियाबैटिक, वहाँ पे हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, यही जानते हैं ना हम लोग कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अनलिमिटेड हीट ट्रांसफर, लिमिटेड हीट ट्रांसफर मतलब थोड़ी सी हीट ट्रांसफर होगी, गलत। चारों ऑप्शन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन गलत है तब भी अंत तक पढ़ेंगे। आपको तीसरे शब्द में समझ में आ गया, लिमिटेड हीट ट्रांसफर, भैया एडियाबैटिक में होता ही नहीं है, DQ 0 होता है एडियाबैटिक में, तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। नो एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम दी सिस्टम थ्रू दी बाउंड्री, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, नो एनर्जी ट्रांसफर बात सही है। अगला पढ़ते हैं, नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम। अब देखिए ये लोचा फंसा, यहाँ क्या लिखा है इसने, नो एनर्जी ट्रांसफर, जबकि एडियाबैटिक क्या कहता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, तो यानी कि ये गलत है, ये सही है। ठीक, तो कभी कभी बहुत सिमिलर मिलते जुलते वर्ड आपको मिलेंगे एग्जाम में, और अगर वो पहले ऑप्शन में मिल गया तो हो सकता है आप उसे सही करके आगे चले जाएं, इसलिए मैंने कहा था हमेशा कि आप हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, तो नो हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम थ्रू द सिस्टम बाउंड्री, एकदम सही आंसर लग रहा है। नो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी चेंज की बात ही नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, केवल सी। अंतर क्या है यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर बी है वो कह रहा है नो एनर्जी ट्रांसफर, कोई ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगी, जबकि ये कह रहा है हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो एडियाबैटिक में हीट एनर्जी DQ 0 करते हैं, वर्कडन तो होता ही जाता है ना, टरबाइन हो, कंप्रेसर हो, पंप हो, किसके एग्जाम्पल है, सब एडियाबैटिक के एग्जाम्पल है, सब में क्या होता है, वर्कडन तो अंदर बाहर आता जाता रहता है। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा और मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का आना जाना मना होगा, बाकी ऊर्जा वहां पे आ जा सकती है, उन पे कोई बैन नहीं हुआ है। क्लियर एकदम, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अ गैस इन अ कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे 4 बार, एक पढ़ेंगे आप थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और लास्ट में आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसमें ऊर्जा का आदान ना हो। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, केमिकली स्टेबल हो सिस्टम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब अनबैलेंस फोर्सेस या अनबैलेंस मूवमेंट वहां पे ना हो, क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्सेज या मूवमेंट नहीं होंगे तो वहाँ मोशन भी नहीं होगा, और मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन लॉसेस भी नहीं होंगे, ये मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से। और जहां पर भी ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ मौजूद होंगे उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब लौट के आते हैं अपने सवाल पे, अ गैस इन अ कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी जो गैस ए है उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विथ अनदर गैस और द सेम मास एट द कंटेनर बी, यानी ए और बी के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए कि TA बराबर TB, तापमान भैया बराबर है। If the corresponding pressure and volume are denoted by the suffix of Pa and Pb, then which of the following statement is true? ठीक है, कह रहा है ए और बी का मतलब, Pa मतलब प्रेशर है ए का, Pb मतलब प्रेशर है बी का, Va मतलब प्रेशर है वॉल्यूम है ए का, और Vb मतलब है वॉल्यूम है बी का। ये बस इतनी जानकारी है हमारे पास, अब चारों पहचानने हैं। Pa बराबर होगा, Va बराबर होगा, हमें कैसे पता होगा, हमें केवल क्या पता है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो मतलब है TA बराबर TB होता है। ठीक है, जब हम दोनों गैसों के लिए लिखेंगे तो PA VA बराबर RTA, PB VB बराबर RTB। ठीक है, तो क्या सही हो सकता है, यदि ये दोनों बराबर हैं तो PA PB का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपस में बराबर है, तो PA VA बराबर PB VB हम कह सकते हैं, बाकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। क्लियर एकदम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम ने हमें ये जानकारी दिया कि टेम्परेचर बराबर होगा, तो टेम्परेचर बराबर होगा तो P और V का प्रोडक्ट भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया एकदम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, टू गैसेस X एंड Y हैविंग द सेम टेम्परेचर T। ओके, दोनों गैस X और Y का टेम्परेचर बराबर है, द सेम प्रेशर P एंड द सेम वॉल्यूम V। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम भी बराबर है। इफ द मिक्सचर हैज द वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी। देखिए ये जो सवाल है ये बहुत सिंपल सवाल है,
और अगर आपने प्रेशर क्यों होता है गैसेस के अंदर वाला पूरा लेक्चर अगर आपको याद हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो कि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, टकराते हैं, दीवार से जाके टकराएंगे तो बल लगाएंगे, बल बटे एरिया, प्रेशर बनेगा, उसी पे सवाल है। ये कह रहा है हमारे पास दो तरह की गैसेस हैं, ठीक है, एक ए गैस है और एक बी गैस है, ए और बी। इसका प्रेशर पी ए है, इसका प्रेशर पी बी है, इसका वॉल्यूम वी ए है, इसका वॉल्यूम वी बी है, इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है, और तीनों आपस में बराबर हो रखे हैं, ठीक है। और इन दोनों को हमने मिला के एक नए कंटेनर में रख दिया जिसका टेम्परेचर भी टी ए मतलब टी है, और ये टेम्परेचर टी बराबर कांस्टेंट है, टी ए बराबर टी बी, और इसका वॉल्यूम भी पुराना वाला ही है, वी बराबर वी ए बराबर वी बी। तो कह रहा है प्रेशर कितना होगा, ठीक है। ये आप इसे प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही सिंपल सॉल्व कर लें, या सिंपल ऐसे समझ लें, यहाँ पे कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, तो P बराबर एनआरटी के हिसाब से कुछ मोल होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, कुछ मोल होंगे कि नहीं होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। जब तीनों चीजें बराबर है तो मॉलिक्यूल की संख्या भी बराबर होगी, ठीक है। जब आप दोनों को एक साथ उठा के रख दिया तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हो गए, Na प्लस Nb। जब मॉलिक्यूल डबल हो गए हैं तो जब अंदर दुगने लोग हैं तो बाहर बल पहले से डबल लगाएंगे, जब बल डबल लगाएंगे तो प्रेशर भी पहले से डबल निकलेगा। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। दोबारा समझिए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आपस में बराबर, सब बराबर गैसेस था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, अब आपने गैसों को एक साथ रख दिया, आयतन पुराना वाला, टेम्परेचर पुराना वाला, लेकिन मॉलिक्यूल तो डबल हो गए पहले से। जब डबल मॉलिक्यूल है तो बल भी पहले से डबल लगाएंगे, डबल बल लगेगा, डबल प्रेशर जनरेट होगा। क्लियर एकदम, समझ में आ गया। या आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले परिस्थिति कुछ और थी, बाद में परिस्थिति पीवी बराबर एनआरटी करेंगे तो पहले वाला सिंपल कोई भी ले लीजिए, बाद वाला एन कितना हो गया, बाद वाला N1 प्लस N2 हो गया, विच इज आपस में 2N आप मान सकते हैं। इसलिए T वही है, V वही, अगर नंबर ऑफ मोल डबल हुए हैं तो प्रेशर को भी डबल होना पड़ेगा, प्रेशर भी P1 प्लस P2 हो जाएगा, विच इज इक्वल है P1 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 P2 बराबर है ना आपस में, लेकिन क्या हो जाएगा, प्रेशर भी 2P के बराबर। क्लियर एकदम, समझ में आ गया, बहुत सिंपल लॉजिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The piston of a vertical piston cylinder device containing a gas has a mass of 60 kg। ये एक पिस्टन है, इस पिस्टन का मास है 60 kg, ठीक है। और जो एरिया है वो एरिया है 0.04 मीटर, 0.04 मीटर स्क्वायर। गैस का तापमान पहले दे रखा है, T बराबर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केजी नहीं है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ लिखा ना, 0.04 मीटर स्क्वायर, इतना इतना। इफ द टेम्परेचर इतना, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर, जी लेना है 9.8। इन्होंने तो कह दिया 9.8 ले लो, आप क्यों लोगे, आप पहले क्या, आप पहले अब देखे होंगे न्यूमेरिकल डेटा, 0.7, 0, 0.3, 0.147, दूर दूर वैल्यूज हैं। जब वैल्यूज दूर दूर हैं तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हम 9.8 नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे। तो मैं 9.8 कहना है, तुम कहते रहो, हम 10 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, यहां जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें प्रेशर क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो वेट है, ये वेट नीचे आ रहा है, तो इसका वेट नीचे लग रहा है इस एरिया पे, इसी से यहाँ पे प्रेशर जो है जनरेट होगा। टेम्परेचर का यहाँ पे डेटे का कोई रोल नहीं है। तो कितना वेट काम कर रहा है, mg, कितना एरिया है a, तो प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया mg बाई a। m कितना दिया है यहाँ पे 60 kg, g हम मानेंगे 10, एरिया है 0.04, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ से खत्म कर दें, बढ़ा दें यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गए, ये खत्म हो गया डेटा यहाँ से, ये खत्म इस तरह से, 15 चौको 60, ये हो गया 15, 1 2 3, 1 2 3। अगर यहाँ बार में आंसर है तो 1 2 3 4 5, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और 0.15000 ये हो जाएगा
बार। ठीक है, अब देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.15, और ऑप्शन क्या मैच कर रहा है 0.147। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जी 9.8 लेते तो इतना मैच करता, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे 9.8 वाली, हम लोग 10 मान के करेंगे, और 0.15 आया है तो इसके ही क्लोज है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे अंतर बहुत ज़्यादा, ये 0.14, 0.30, 0.70, डबल डबल से भी अंतर है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ही करेंगे। याद रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, आप ऑप्शंस देख लीजिए, अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं, ठीक ठाक गैप है ऑप्शंस में, तो प्रयास करिए चीज़ों को कि आप शॉर्ट में करें। एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, सवाल एकदम सिंपल सा सवाल था। ठीक, चलते हैं आगे। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट रहती है, यही हम लोग जानते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अच्छा, ये लाइन बोला है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाता है। नहीं, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, गलत हो गया। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीज ड्यूरिंग द चेंज। ना 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 ना, जब भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के हम लोगों ने बात की हुई है कि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर क्या होता है, उसका आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर पर ही निर्भर करेगा। जो टेम्परेचर कांस्टेंट तो आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट होगी, ये भी गलत हो गया। द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज जीरो। हीट ट्रांसफर जीरो, ये तो एडियाबैटिक की पहचान है, ये कहाँ से आ गया, यानी आंसर डी ही है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, ये ऑप्शन एकदम सही। तो देखिए, आपने सवाल पढ़ा, सवाल आपके दिमाग में चला, आपने सवाल पढ़ते ही उस सवाल से जुड़ी कुछ बातें अपने दिमाग में सोच ली। ठीक है, अब जब एक एक पढ़ते जाइए, क्रॉस करते हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ये सही है। ठीक है, आप ये कभी मत करिए क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत ऑप्शन पढ़ना चालू नहीं, एक बार सोचिए क्वेश्चन क्या बोला है उसने। अगर ये सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, अगर ये न्यूमेरिकल होता, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल होता, हम वैल्यूज देख लेते कि हाँ वैल्यूज बहुत दूर दूर है कि पास पास है, सो डैट कि हम ये अनुमान लगा सकें कि हमें अप्रोक्सीमेशन करना है कि नहीं करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो पहले सवाल पढ़ने के बाद अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या बातें आप जानते हैं, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए और एक एक करके उसको वहीं फैसला करते जाइए, फैसला ऑन दी स्पॉट। ये पढ़ा, ये सही है गलत है वहीं लिख दो, डाउट है तो डाउट लिख दो, लेकिन कर दो वहीं पे। ये नहीं कि 4 ऑप्शन पढ़ लिए लगातार अब फिर एक बार पढ़ेंगे ना, टाइम लॉस होगा आपका ऐसे। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ये हमने बहुत बार बोला है कि ये जरूर आता है, आप सभी को याद होना चाहिए। एडियाबैटिक हम लोग अगर बात करें तो n बराबर 0, n बराबर 1, बढ़ते चलेंगे ना, 0 था, फिर n था, अच्छा यहाँ पे n लिया है, और फिर n बराबर 1 से बड़ा होगा तो 1 और गामा के बीच में जाएगा मामला, और बड़ा होगा तो गामा जाएगा, और बड़ा होगा तो गामा से भी बड़ा, यानी कि इन्फिनिटी पहुंच जाएगा मामला। अब देखते हैं एडियाबैटिक में क्या होता है, पीवी की पावर n बराबर c है, n अगर गामा है तो एडियाबैटिक कभी तो होगा, यानी कि n बराबर क्या होना चाहिए, n बराबर होना चाहिए गामा, गामा यानी ये cp बाई cv। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल पीवी की पावर 1 बराबर c, n बराबर 1, आइसोथर्मल n बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब पीवी की पावर 0 बराबर कांस्टेंट, खत्म हो जाएगा, p कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबारिक के लिए n बराबर 0। फिर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए होता है ये इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब मैच करा लेते हैं, अपना आंसर क्या है, ए का 2, ए का 2, ये तो 3 जगह रखा है, बी का 3, बी का 3, फिर सी का 5, सी का 5, डी का 4, डी का आंसर है 1, यानी ये आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम आपको सबको सभी ऑप्शंस बता रहे थे, अदरवाइज अगर आप एग्जाम में बैठे हैं जब भी मैच द फॉलोइंग वाला है तो सबसे पहले क्या काम करिए, बार ऑप्शन देख लीजिए, जैसे थे 2 3 5, 2 3 5, 3 2 1, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये थोड़ा सा यूनिक है, 4 1 5 1। ठीक है,
तो अगर 235 के अगर आप डी ही देख लेंगे कि क्या सही है, तो आपको ये देखने ही नहीं पड़ेंगे, चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी धीरे धीरे। तो एक बार आपका मैच द फॉलोइंग में आप लिस्ट देख लें तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कभी कभी ऐसा मिलता है कि आपको एक कोई ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसके चारों ही, जैसे यहाँ पे चलो 1-1 जो रिपीट हो गया, यहाँ तो 1-1 जो रिपीट हो गया था, लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि कोई ऐसा पद होगा जिसके चारों ही अलग अलग आंसर दे रखे होंगे, तो आपको केवल एक चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको आंसर से बहुत जल्दी तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A perfect gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड was heated until its volume was doubled। एक परफेक्ट गैस है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे तब तक गर्म किया गया जब तक उसका आयतन डबल ना हो जाए, यानी V2 बराबर 2 इंटू V1 ना हो जाए, तब तक गर्म करेंगे। फॉलोइंग 3 डिफरेंट प्रोसेसेस सेपरेटली। ओके, देखो, एक बार कांस्टेंट प्रेशर, एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर और एक बार एडियाबैटिक, इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोगों को तब तक गर्म करना है जब तक उसका आयतन 20 डबल ना हो जाए, तो उसका आयतन डबल ना हो जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रीच्ड बाय द अबव 3 डिफरेंट पोजीशन। ओके, देखिए सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमें इसका वॉल्यूम डबल करना है। ठीक है, वॉल्यूम डबल करने के 3 तरीके हैं हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन तीनों के तरह हम वॉल्यूम डबल करेंगे, तो वॉल्यूम डबल करेंगे तो इसमें से अलग अलग टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो ये सीक्वेंस बताना है कि किसका फाइनल टेम्परेचर कम है और किसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस रीच्ड बाय द यूजिंग अवर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, सिंपल है, सवाल पढ़ने में बहुत अजीब सा लगेगा, जब भी आपको कोई भी सवाल बहुत तकलीफ दे, आप वहां पे उसका डायग्राम बना दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। देखिए, पीवी कर्व है, माना ये आयतन V1 है और ये आयतन V2 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जाना है V1 से V2 तक जाना है आइसोबारिकली, कांस्टेंट प्रेशर है ना सर, हम लोग आइसोबारिक वाला यूज करेंगे, तो आइसोबारिकली हम लोग जाएंगे, तो आइसोबारिक सभी जानते हैं स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, हम लोग यहां से 0 से 1 तक गए। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग करेंगे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आइसोथर्मल की तरह, तो ये हो गया आइसोथर्मल अवस्था 2, और फिर तीसरा है एडियाबैटिक, ये लाइन हो गई हम लोगों की एडियाबैटिक। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज करने में सबसे सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलिए अब हमें टेम्परेचर गेस करना है। अच्छा, आइसोथर्म्स कहाँ से जा रहे होंगे, ये आइसोथर्मल लाइन होगी, ये आइसोथर्मल लाइन होगी, और ये भी आइसोथर्मल लाइन ही होगी। अच्छा, ये तो आइसोथर्मल लाइन है ही है, ये तो आइसोथर्मल ब्लू वाली तो है ही है, और एक आइसोथर्मल लाइन ये वाली होगी। एक ये आइसोथर्मल लाइन हो गई हमारे पास, एक आइसोथर्मल लाइन यहाँ से जा रही होगी और एक यहाँ से जाएगी। तो बताइए सबसे कम टेम्परेचर किस केस में है हमारे पास, एडियाबैटिक वाले में, उससे ज़्यादा आइसोथर्मल में, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे पास आइसोबारिक वाले में। ठीक है, सर्टेन सीक्वेंस ऑर्डर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर की बढ़ती वैल्यू के साथ हमें देखना है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, अच्छा बढ़ता जाना है, पहले कम वाला ढूंढना है, तो कम किस में है, 3 में, तो 3 में सबसे कम है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर 2 में है, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर 1 में, तो 3 2 1 ये क्वेश्चन। ठीक, वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समस्या आएगी समझने में, लेकिन डायग्राम बना लेंगे, या तो न्यूमेरिकली सॉल्व करो। ठीक है, कि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल हो गया होगा। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम रह गया होगा। एडियाबैटिक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन और वर्क डन पॉजिटिव है, तो
आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव होगी, आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव होगी तो टेम्परेचर घटेगा, यानी कि एडियाबेटिक का सबसे कम मिलेगा। ये तो आप इसे सोच लीजिए, अगर आप नहीं सोच पा रहे तो आप डायग्राम बना लीजिए, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर एकदम, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन की बात हो रही है। एन एयर filled balloon released from the ground goes up and up till it reaches a certain elevation and floated in the air। ठीक है, ये कह रहा है एक गुब्बारा था जिसके अंदर हवा भरी गई, गुब्बारा ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक गया और यहीं पे अपना तैरने लगा। ये है असर्शन। रीजन क्या है? विथ इंक्रीज इन द एलिवेशन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इंक्रीजेस सो दैट द डेंसिटी डिक्रीजेस। भाई तो गलत हो गया ना। देखिए ये तो ठीक है, जब हम लोग भी गुब्बारे बचपन में खरीदते थे, हाथ से छूट जाए तो ऊपर भाग जाता था और कहीं आसमान में जाके एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक जाता था। ठीक है, तो ये असर्शन तो सही है, ये बात तो एकदम करेक्ट है, ये तो सही है। अब अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि विद इंक्रीज इन एलिवेशन, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैस का बढ़ता है। बढ़ता है क्या? ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है कभी नहीं, टेम्परेचर घटता है। यानी रीजन एकदम एकदम गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू ना, बोथ ए एंड आर ट्रू ना, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है नहीं है भैया, घटता है। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर एकदम। नेक्स्ट, एन इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स ए एंड बी। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि एक हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के दो हिस्से हैं। ठीक है, कंटेनर के दो हिस्से हैं by thin diaphragm while A contains a mass of a gas at pressure P and temperature T। यहाँ पे गैस A है, इसका कुछ मास है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, एंड B इज एवेक्यूएटेड। यहाँ पे मास भी है, कुछ मास भी है। B क्या है? B खाली है, B में कुछ भी नहीं भरा हुआ, B एकदम एम्प्टी है, खाली है। द डायफ्राग्राम इज पंचर्ड। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है? इस डायफ्राग्राम में एक छेद कर दिया है। छेद कर दिया है तो क्या होगा? जब छेद कर देंगे तो ये खाली है, यहाँ पे कुछ गैस है, तो सारी गैस यहाँ से यहाँ पे भागना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे पूरा ये बी कंपार्टमेंट भी हमारा भर जाएगा। ये सवाल है। पंचर्ड एंड द गैस इज इन ए रस्ड इनटू द बी। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रोसेस है भाई? ना तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट की जानकारी मिल रही है, ना प्रेशर कांस्टेंट की मिल रही है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट की मिल रही है, ना हीट एनर्जी की बात हो रही है। ये कौन सी प्रोसेस है? आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, एम्प्टी स्पेस है, तो हम क्या कहते हैं हम लोग से? वैक्यूम। व्हाट इज इट? इट इज वैक्यूम। अगर यहाँ कुछ प्रेशर पी होता तो ये बताता कि भैया यहाँ का प्रेशर पी है, यहाँ का प्रेशर पी एंड पी टू, कुछ और बताता, प्रेशर नहीं है, तो ये एम्प्टी स्पेस है। और एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, इसे हम क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम क्या क्या कहलाता है? फ्री एक्सपेंशन। तो आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे? ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। क्लियर एकदम, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे। क्लियर है ना? नेगेटिव टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। अच्छा, ये भी स्टेटमेंट, अच्छा ये स्टेटमेंट 1 and 2 है। नेगेटिव टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे नेगेटिव टेम्परेचर, हाँ बात सही है, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात एकदम सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। द केल्विन स्केल इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। ये भी बात ठीक है, बात तो भाई ये भी सही है। केल्विन कौन सी स्केल है? केल्विन थर्मोडायनेमिक स्केल है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है, सही बात है, यही बात स्टेटमेंट सही है। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्केल तो डिग्री सेंटीग्रेड भी है, फॉरेनहाइट भी है, रैंकाइन भी है, केल्विन भी है, सभी हैं। तो
जो ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप ये सोचें कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्केल है, टेम्परेचर स्केल, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर स्केल तो सी और एफ भी हैं, लेकिन वो तो नेगेटिव होते हैं, यानी स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो बोथ स्टेटमेंट एंड टू आर करेक्ट इंडिविजुअली, बट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रिस्पॉन्स स्टेटमेंट 1, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी दोनों बातें अलग अलग सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कहीं से भी कि 1 में ऐसी घटना क्यों घट रही है। ठीक है, क्लियर एकदम, लॉजिक एकदम क्लियर समझ लेना कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल तो सी और एफ भी होते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव होते हैं, तो सिर्फ स्केल होना भर से वो नेगेटिव नहीं है, ये बात का कोई लॉजिक नहीं है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर टू बी इन, ओके, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, 3 तरह की चीजें होती हैं, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल, तीनों एक साथ होंगे तो क्या बनेगा, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मो इक्विलिब्रियम, केमिकल, मैकेनिकल, विच ऑफ द स्टेटमेंट मेड अबव आर करेक्ट, 1 2 एंड 3। अब अगर इसी सवाल में मान लीजिए यहाँ पे लिखा आ जाता थर्मोडायनामिक का थर्मल लिखा आ जाता, अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम को कहीं कहीं टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी कहता है, ठीक है, केमिकल को तो केमिकल ही कह देता है, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को कहीं कहीं प्रेशर इक्विलिब्रियम भी कह देता है। ठीक है, तो अगर सवाल यहाँ पे कह देता थर्मल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे होता टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, केमिकल, प्रेशर इक्विलिब्रियम, तो आंसर क्या होता है, फिर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। सवाल यही आता है एग्जाम में, या तो थर्मल इक्विलिब्रियम पूछेगा या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पूछेगा। नाम हमने बता दिया आपको, थर्मल की जगह इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी नाम आ सकता है, और मैकेनिकल की जगह इसका नाम प्रेशर इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब तीनों मौजूद होंगे एक साथ एक समय एक ही घड़ी पे, तब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम उसको कंसीडर किया जाएगा। क्लियर एकदम, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट द ऑड वन आउट। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। अगर आप देखिए क्या क्या हमारे स्पेसिफिक एंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है, प्रेशर है। अगर हम देखें स्पेसिफिक एंथैल्पी भी क्या है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एनर्जी, वर्क भी क्या है, एनर्जी, प्रेशर क्या है, प्रेशर है एक प्रॉपर्टी, प्रेशर क्या है, प्रेशर एक प्रॉपर्टी है। तो यहां से आपको ऑड वन आउट के हिसाब से फीलिंग आएगी कि भैया प्रेशर आंसर हो सकता है, कि बाकी तीनों अपने आप में एनर्जी हैं और प्रेशर एनर्जी नहीं है। तो यार प्रेशर है ना, प्रेशर एनर्जी होती है, लेकिन प्रेशर अपने आप में एनर्जी नहीं है। अगर दूसरे लॉजिक से देखें तो स्पेसिफिक एंथैल्पी प्रॉपर्टी है सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, ये प्रॉपर्टी है सिस्टम की, वेलोसिटी v1 v2 कुछ तो होगा, तो ये भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, और प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है। तो एंथैल्पी स्टेट या पॉइंट फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी भी पॉइंट फंक्शन, और प्रेशर भी पॉइंट फंक्शन, और वर्क क्या है, वर्क है एक पाथ फंक्शन। इस हिसाब से तो आंसर होना चाहिए वर्क। दो लॉजिक हैं, दोनों से एक साथ आंसर आपके सामने आ रहा है भाई। अगर आप एनर्जी वाला लॉजिक सोचेंगे तो प्रेशर आंसर होना चाहिए, अगर आप पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन सोचेंगे तो आंसर वर्क आना चाहिए। अब कौन सा माना जाए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अगर हम प्रेशर को देखें तो कई बार प्रेशर को भी, अगर आप बर्नौली थ्योरम याद करें, बर्नौली इक्वेशन में तो प्रेशर अपने आप में एनर्जी फॉर्म में लिखा जाता था, हेड के फॉर्म में, याद आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम वेटेज देना पड़ेगा, हमें पॉइंट और पाथ वाले कॉन्सेप्ट को वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर को भी कभी कभी एनर्जी के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो वैसे तो एनर्जी के लॉजिक से प्रेशर आंसर सही था, लेकिन यहाँ पे पाथ और पॉइंट वाला को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, ज्यादा वेटेज दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर वर्क ही मानेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल आए और आपके सामने एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहा है, तो सलाह आपको ये है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट मत करिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए।
रिस्क मत लीजिए। हो सकता है कि ये चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करे, हो सकता है किसी ने बस केवल यही एक देखा, वर्क आंसर प्रेशर आंसर लगाया, आगे बढ़ गया, उसने इतना सोचा ही नहीं। और सही बात है, जब इतना कम टाइम होता है आपके पास कि आप एक क्वेश्चन को कई एंगल से क्यों ही सोचोगे, ठीक। तो अगर डाउट हो रहा है तो निकल जाओ आगे, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर पीटी कर्व, ओके, ऑफ 3 आइसोकोरिक प्रोसेसेस आर शोन, विच वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो V1, V2, V3 ये 3 तरह के वॉल्यूम हैं। कह रहा है ये पीटी कर्व पे दिया हुआ है, कौन सा वॉल्यूम इसमें से मैक्सिमम है, अनप्रिडिक्टेबल या तीनों वॉल्यूम। सवाल बहुत अच्छा है। आप ऐसे तुलना कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो बात समझ लीजिए, लॉजिक पूरी तरह से समझ लीजिए। अगर आप देखें तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, तीनों ही आइसोकोरिक प्रोसेस के हैं, ठीक है। तो बस इनका एंगल में डिफरेंस है। डिफरेंस आप नोटिस करें तो डिफरेंस कहां मिलेगा आपको, डिफरेंस आपको मिलेगा इनके एंगल में। ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3 और ये एंगल है θ1। केवल थीटा में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, तीनों लीनियर है, तीनों का एंगल 0-90 के बीच में है। तो हम देखें अगर, तो प्रोसेस कौन सी है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमें कर्व चाहिए P और T। जब भी एंगल की बात हो, ग्राफ दिया हो, आप स्लोप पे आ जाइए सीधे। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा dP/dt। इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर RT, डिफरेंशिएट कर दीजिए। आइसोकोरिक है, V कांस्टेंट है, V बाहर, dP R dt, dP/dt कितना आ गया, R/V, ठीक है। और यही स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, सिंपल सी बात है। तो सामने दिख रहा है हम लोग को। अब देखिए, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो R/V कुल वैल्यू घटेगी। जब R/V घटेगा तो यही तो स्लोप है, यही तो tan थीटा है, तो tan थीटा घटेगा। और tan और sin आप जानते हैं कि दोनों थीटा के साथ बढ़ते घटते हैं, तो tan थीटा घटेगा तो थीटा भी घटेगा। यानी कि आपका ध्यान किस पे गया, सिंपल सी बात है कि जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। यहाँ पे थीटा कम किसका है, सबसे कम थीटा हमारे पास इस V2 का है। सबसे कम थीटा किसका है, सबसे कम थीटा V2 का है, इसलिए हमारा V2 वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। विच वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम V2 विल बी मैक्सिमम। क्लियर, एकदम समझ में आ गया। तो सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, ग्राफ कैसे बनता है, कैसे हमें स्लोप निकालना है, तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे यार कौन सा ज़्यादा होगा वॉल्यूम। या तो फिर ऐसे तरीके और भी हो सकते हैं कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट या प्रेशर कांस्टेंट कर दें। जैसे मान लिया आपने कि ये हमने प्रेशर से आपका कांस्टेंट कर दिया, तो एक लाइन बना दी, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर, मतलब अगर देखते जाएं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। तो अगर एक समान प्रेशर पे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ये भी लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में पहले से पहले स्ट्राइक कर जाए अप्लाई कर दीजिए। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है सभी। विच लाइन कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन VT कर्व। VT कर्व पर एडियाबैटिक प्रोसेस चारों में से कैसी दिखाई देगी। VT कर्व पर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो चलिए याद करते हैं पुरानी बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है PV की पावर गामा बराबर C, फिर होता है TV की पावर गामा -1 बराबर C। हमें यहाँ पे VT है तो हम लोग को VT ये वाला लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। स्लोप ही बताएगा कर्व के बारे में सारी बातें, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो T इसका डिफरेंशिएशन होगा गामा -1 V गामा -1 dV प्लस V गामा -1 dt बराबर D ऑफ कांस्टेंट 0। अगर इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, इसका स्लोप क्या होगा, dV/dt चाहिए हमको, ठीक है। इधर उधर पछानता कर देते हैं।
टी गामा -1 वी पावर गामा -1 इंटू वी की पावर -1 डी वी बराबर वी की पावर गामा -1 डी टी माइनस में। यहाँ देखेंगे तो वी की पावर गामा -1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास डी वी बाई डी टी बराबर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल -1 बचा है और यहाँ पे क्या है टी गामा -1 और ये v पावर -1 है, इधर है तो उधर v हो जाएगा, तो हो जाएगा v गामा -1 इंटू टी। ठीक, तो ये स्लोप है, स्लोप क्लियर हो गया हम लोग को, ये स्लोप है। अब देखो भैया स्लोप कर, देखो स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है कि स्लोप वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है, वी टी वेरिएबल्स है, तो स्लोप वेरिएबल, वेरिएबल क्या बनेगा, कर्व बनेगा। तो पहला आंसर आ गया कर्व बनेगा। दूसरा आंसर क्या, कर्व कैसा होगा, कर्व ऐसा होगा, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब है कर्व ऐसा होगा जिसका एंगल 90 से 180 के बीच में होगा। तो ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, क्योंकि इनका एंगल 90 से 0 के बीच में है, हमें 90 स्लोप नेगेटिव है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जैसा हम लोग जानते हैं, बात पहले भी हो चुकी है, ये कर्व को बनाएंगे तो ये कर्व क्या करेगा, एक्सिस को काट देगा, काट देगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 0 है लेकिन वॉल्यूम की मात्रा कुछ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो ग्रीन वाला कर्व है यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये टच नहीं होगा। तो ग्रीन वाला आंसर 3 इज करेक्ट। क्लियर एकदम, समझ में आ गया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, 3 isothermal processes at the 3 different temperature T1, T2, T3 are shown in the given figure. Which temperature is minimum? दो तरीके हैं करने के, या तो आप एक काम करिए सिंपल, आपने आइसोबारिक लाइन खींच दी, ठीक है, अब आप तीनों में देखते जाइए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये आयतन है V1, ये आयतन V3 और ये आयतन V2। प्रेशर एक समान है, जिसका प्रेशर एक समान होने पे V प्रोपोर्शनल टू T, जिसका वॉल्यूम कम उसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, T2 है, क्योंकि V2 सबसे छोटा है। आंसर हमारा हो गया T2। दूसरा आप एक और तरीके से इसको देख सकते थे, सोच सकते थे कि अगर आप टेम्परेचर जब भी ऐसे, अगर आप वॉल्यूम कम, जैसे अब 3 वॉल्यूम होता, अच्छा आपको कैसे पता कि वॉल्यूम V2 छोटा है, क्योंकि ओरिजिन के पास है, जब भी ओरिजिन से पास आते हैं वैल्यू 0 होती, छोटी होती जाती है। तो जब प्रेशर नीचे आएगा तो 0, इसी तरह जब हम पीछे लौटेंगे तो टेम्परेचर भी ओरिजिन के पास है, 0 होता जाएगा। T1 सबसे बड़ा, T3 उससे छोटा, T2 सबसे छोटा, क्योंकि ओरिजिन सबसे निकट है। तो दोनों तरीके से आप आंसर देख सकते हैं, जो भी आपको चीज एग्जाम में ज्यादा जल्दी क्लिक करे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच कराना है हम लोगों को यहाँ पे। अच्छा देखिए, पिछली बार जो था वो कर्व था, वो कर्व के नाम थे, मतलब वो प्रोसेस के नाम थे। अब हमारे पास कर्व पहचानना है, तो सभी जानते हैं ये 1 वाला कौन सा है, आइसोकोरिक लाइन। आइसोकोरिक मतलब n बराबर 0 के लिए था, ये आइसोथर्मल है n बराबर 1, ये एडियाबैटिक है n बराबर गामा, ये आइसोकोरिक है n बराबर इन्फिनिटी। तो आइसोबारिक से लेके सारी चीजें नीचे चलती बढ़ी जाएंगी। तो मैच करा लेते हैं, n बराबर इन्फिनिटी, n बराबर इन्फिनिटी यानी कि 1 का आंसर है 4, एक आंसर है 4, तो B नहीं है, D नहीं है, 3 2 D ने 3 2 को B देख लेते हैं। 1.4 मतलब गामा यानी 3, B का आंसर है 3, B का आंसर है 3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो गया जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लियर, बाकी तो हम लोग जानते ही हैं, n बराबर 1 आइसोथर्मल है तो ये 2 वाला डायग्राम है, 0 आइसोबारिक के लिए तो ये 1 वाला डायग्राम है, तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, if the process has thermodynamic equilibrium at each point during the change of the state, if a process has thermodynamic equilibrium at each point during the
चेंज ऑफ द स्टेट देन द प्रोसेस मस्ट बी। बहुत सिंपल सवाल है, ये कह रहा है कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके हर एक पॉइंट पे, एक ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसके हर एक पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो देखिए परिभाषा के हिसाब से ये आंसर होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की परिभाषा थी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो जिसके प्रत्येक स्टेट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक, ऐसा तभी संभव है कि जब वो लॉसेस ना हो, और वो रिवर्सेबल भी होता है। सभी क्वासी स्टैटिक अंदर से रिवर्सेबल भी होते हैं और सभी रिवर्सेबल क्वासी स्टैटिक भी होते हैं। लेकिन जो परिभाषा की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना, ये परिभाषा किसके साथ जुड़ी है? केवल क्वासी स्टैटिक के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? क्वासी स्टैटिक। तो आई होप आप लोगों को प्रोसेस से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस थे वो उसमें अच्छा लगा होगा, यहाँ पे सॉल्व करके मजा आया होगा। अगर आप अपना नोट्स रिवाइज करके होंगे, पढ़ के होंगे प्रॉपरली, तो आपको सॉल्व हो भी रहे होंगे और आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप एक बार दोबारा रिवाइज करिए, नोट्स अपने पढ़िए, फिर दोबारा से वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चंस को और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का रहेगा जीरोथ लॉ और एनर्जीज इन थर्मोडायनेमिक्स। जिन लोग जीरोथ लॉ पे ध्यान देंगे, हीट एनर्जी, वर्क डन, इनसे जुड़े फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो लेक्चर के लिए आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को तैयार करके आइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।